सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर देवाशीष चौधरी जी। मन की बात देवाशीष दा के साथ आपके अपने चैनल द हिंदू कैंट में। देवाशीष दा, आपका स्वागत है नमस्कार हम लोग के इस खास कार्यक्रम में। देवाशीष दा, जो बंगाल का परिस्थिति है अभी, आपको क्या लगता है कि आज का जो बंगाल है वो भविष्य का कैसा बंगाल होगा? देखिए, बंगाल एक अजीब प्रांत है। इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये अपने अतीत में ही जिंदा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो बंगाल के साथ जितनी बड़ी दुर्घटना जितना हो सकता था हो चुका। ये राज्य भारत का एक बहुत वर्धिष्ठ और एक बहुत प्रधान राज्य था, जहाँ इसमें इसका शिल्प जो है, इंडस्ट्री, इसके कारखाने, इसका उत्पाद बहुत हाई ऊंचे दर्जे का था। बंगाल की जो नवजागरण है, बंगाल रेनेसां जिसको हम लोग बोलते हैं, बंगाल का नवजागरण, जहाँ से हिंदुत्व की प्रेरणा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सब बंगाल से हुई। फिर यही बंगाल विभाजित भी हुआ। फिर यही बंगाल इसने मुसलमानों का संत्रास देखा, जिहादी आक्रमण देखा। इसी बंगाल ने फिर माओवादियों का पतन देखा, जैसे माओवादियों ने पतन कर दिया इसका। तो ये बंगाल ऐसा इसका दुर्भाग्य राज्य है कि इसके साथ जो किसी के साथ जितनी विपदा आपदा हो सकती है सब इसके साथ हो चुका है। इसका विभाजन हो चुका है, इसके ऊपर जिहादी आक्रमण हो चुका है। इसके बाद भी बंगाल आज जिंदा है, चल रहा है। पर दुर्भाग्य यही है कि कोई एक राज्य, प्रदेश, समाज जो इतनी सारी विपदाओं, आपदाओं, विभीषिकाओं से होकर गुजरा हो, उसके बाद भी उसको लेश मात्र भी उसके अंदर ज्ञान ना हो, उसमें चेतना ना आई हो। बंगाल का ये चरम दुर्भाग्य ये है कि ये राज्य सब तरह का प्रकोप, सब तरह का कोप, सब तरह की दुर्दशा, दुर्गति सहने के बाद भी इसमें शिक्षा का अभाव है, इसमें चेतना का अभाव है। इस राज्य में, इस राज्य को पता नहीं है कि जो इसके साथ जो बातें हो चुकी वो फिर से हो सकती हैं, फिर से होंगी। जिहादी आक्रमण ये नहीं कि एक बार हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया तो उसकी कहानी खत्म हो गई। नहीं, यहां जिहादी आक्रमण फिर से होगा। यहां माओवादी, सीपीएम पावर से चला गया, माओवादी खत्म हो गया, नक्सलवादी शांत हो गया तो वो सब खत्म हो गया। नहीं, यहां माओवादी, यहां वामपंथी फिर से आक्रमण करेंगे, फिर से इसको बर्बाद करेंगे। तो बंगाल और बंगाल में रहने वाले, विशेषकर जो बांग्ला भाषी जो बंगाली हैं, उनका दुर्भाग्य ये है, हिंदू बंगालियों का, कि इतना सब कुछ सह लेने के बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यही दुर्दशा, यही दुर्गति फिर से आने वाली है। अब हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। वामपंथी करके इन्होंने देख लिया किस बर्बादी पर पहुंच गए। नक्सल आंदोलन करके देख लिया कि किस मतलब बर्बादी में, पतन की राह पर निकल पड़े। मुसलमानों के साथ एक ही बिनते दुथी कुसुम और ये वो कभी नजरुल, कभी गुरु नजरुल, ये सब कर के इन लोगों ने देख लिया। सांप्रदायिक संप्रीति और सेकुलरिज्म करके देख लिया भद्रलोक बंगाली ने, और बंगालियों ने देख लिया कि क्या उसकी परिणति हुई। इनका हमारा राज्य विभाजित हो गया, मुसलमान आधा लेके चले गए और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से फिर हिंदुओं को भगाया। आज मुर्शिदाबाद में मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वही एक ही बिंत में दो कुसुम और नजरुल और रविंद्रनाथ एक साथे। तो ये बंगालियों को चेतना का जो अभाव है, इनके अंदर जो शत्रुबोध का अभाव है, इन लोगों को जो पता नहीं चल रहा है कि ये जो दुर्गतियां हुई है, ये दुर्गतियां फिर से वापस आएंगी, और इस बार जब आएंगी तो 100 गुना ज्यादा विभत्स रूप से आएंगी और ज्यादा भयंकर होकर आएंगी। क्योंकि पहले जब ये दुर्गति आई थी, वामपंथ आया, नक्सल आए, जिहादी आए, जितने भी ये सब मुसलमान, इन लोगों ने, मुस्लिम लीग आया, सूरावर्दी आया, ग्रेट किलिंग हुआ, ये सब जब पहली बार हुआ, अतीत में जो हुआ, तब फिर भी हिंदुओं के हाथ में कुछ ताकत थी, बंगाली हिंदुओं के हाथ में कुछ शक्ति थी, तो कुछ प्रतिरोध कर सके थे। और इस बार जब ये विपदाएं और ये राक्षस असुर जब फिर से आक्रमण करेंगे, इस बार बंगाली किस चीज को लेके लड़ेगा? क्या हाथ में लेके लड़ेगा? अब क्या 1940, 1930, 1920 वाले बंगालियों का वो ताकत है, या 1960, 1970 के समय की जो बंगालियों में जो ताकत थी वो ताकत है? 2025 में बंगाली कितना दुर्बल हो चुका है। राजनीति के लोगों ने इसको पूरा बर्बाद कर दिया है। सेकुलरिज्म के नाम पे बर्बाद हो चुका, वामपंथी और नक्सलवादी के नाम पे बर्बाद हो चुका। इसके सारे कारखाने बंद हो गए, इसका कृषि, इसका सारा फसल और खेती किसानी सब खत्म हो गई। सारे युवा सब बाहर चले गए काम करने के लिए। ये विपदा चली गई तो फिर वापिस नहीं आएंगे, वापिस आएंगी और 100 गुना ज्यादा तीव्रता के साथ आएंगी। और इस बार आपकी ताकत, हम हिंदुओं की ताकत पहले से 10 गुना कम है, और वो आक्रमण करेंगे 100 गुना ज्यादा। ये सहज अंक जो है, सहज जो गणित है, समझना होगा हिंदू को। और बंगाल तो ऐसा एक राज्य है, मतलब क्या बताए, एक व्यक्ति जिसको सारा रोग
हो जाने के बाद में अगर उसको पता ना चले कि मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, जिसका लिवर खराब हो गया हो, जिसके फेफड़े खराब हो गए हो, जिसको शुगर हो गई हो, जिसको ब्लड प्रेशर हो गया, जिसको कैंसर हो गया, सारी बीमारियां लग चुकी, इसके बाद भी वो नशा किए जा रहा है, अपने को नहीं सुधार रहा है, अपनी हेल्थ के बारे में वो कॉन्शियस नहीं है। इस तरह का ये राज्य हो गया है। एक एक बार जो वामपंथियों ने जितने जितने आक्रमण करे हैं, मरीज झापी, साई बारी, बिजन सेतु, जितनी बार इन्होंने हिंदू हत्या करी है, मुसलमानों ने जितनी बार हिंदू हत्या करी है, उतनी बार हमारी शक्ति को क्षीण किया है, हमारी शक्ति को कमजोर किया है। हम लोग कमजोरी में हैं इस वक्त और वो हमसे ज्यादा ताकतवर है और उनकी तीव्रता 100 गुण बढ़ेगी और हमारी ताकत 10 गुण कम है इस समय। ये मौलिक चेतना इस राज्य के लोगों को नहीं है। यही दुख होता है और यही दुर्भाग्य हम देखते हैं सामने होते हुए। अच्छा, इतना लंबा जो सरकार बंगाल में चलता है और किसी राज्य में ऐसा नहीं देखा जाता है कि किसी को 34 साल, किसी को 15 साल, किसी को उसी हिसाब से, अपने हिसाब से जो समय यहाँ के लोग देते हैं, इतना लंबा समय इतना अत्याचार सहने के बाद क्यों देते हैं? क्या लगता है आपको? इसके दो कारण हैं। पहले जो है, पहले इसकी प्रक्रिया दूसरी थी, अब इसकी प्रक्रिया दूसरी है। देखिए, जब देश जब इसका आज़ादी मिली हम लोगों को, तब बंगाल, पंजाब, यही दो प्रांत हैं जो विभाजित हुए थे। हम लोग बोलते हैं भारत विभाजन, पर वो मौलिक तौर पे क्या है, हाँ, पूरे भारत पे इसका प्रकोप हुआ, सारे हिंदुस्तान पे इसका कुप्रभाव हुआ, सभी ने कष्ट सहा। लेकिन मेन जो विभाजन जो हुआ, मतलब टेक्निकली विभाजन जो हुआ, जो जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा कष्ट सहे वो थे पंजाब और बंगाल। पंजाब का दो भाग हो गए, 2/3 भाग चला गया, 1/3 हिंदुस्तान में रहा। बंगाल का भी वैसा ही हुआ, 2/3 भूखंड ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, 1/3 भूखंड यहाँ रहा। तो ये दो राज्य विभाजित हुए। तो जब शुरू में 47 के बाद जब सरकार बनी, कांग्रेस की बनी, वो भी 25 साल चली। आपने सही कहा, जैसे 25-30 साल का आसपास। उसके बाद वामपंथी आए, बीच में 5-7 साल का एक टर्म था युक्त फ्रंट का, थोड़ा डावाडोल परिस्थिति रही, नक्सल आंदोलन का समय रहा 67 से 77, 10 साल के आसपास। उसके बाद 77 से एकदम 2011 34 साल वामपंथी रहे। उससे पहले 1951-52 पहला निर्वाचन भारत में 51 में हुआ, 1950 में हुआ, 51 में हुआ। 51 से 77 तक कांग्रेसी रहे, एकदम एक साथ कांग्रेसी रहे। आखिर में थोड़ा सा उन लोगों ने थोड़ा कोalition सरकार बनाई, मिलीजुली सरकार बनाई, लेकिन 51 से 77 कांग्रेस रहे, 77 से 2011 वामपंथी रहे। अब 2011 से ये सरकार चल रही है। पहली बार जब कांग्रेस की इतनी लंबी सरकार चली, तब देश का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। उस विभीषिका की वजह से बंगाल में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस राज्य में कुछ जरूर से ज़्यादा ही इस्टेब्लिश हो गया है। तो सब लोगों ने तब सोचा कि कांग्रेस के साथ रहने से थोड़ा विकास होगा और लोग ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि देश भाग हुआ था, बंगाल भाग हुआ था। 77 के बाद जो स्थिरता आई, 34 साल की कोट अनकोट जो स्थिरता आई, वो वामपंथियों का संतरास था। तो वो प्रक्रिया दूसरी रही। पहले दौर में जब कांग्रेस का जो शासन चला, तब सारे भारत में कांग्रेस थी, बंगाल में भी कांग्रेस थी, तब कोई ऑपोजिशन उस हिसाब से थी ही नहीं, भारत की राजनीति में नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ने जब 70s में जब संपूर्ण क्रांति की जब आह्वान किया, जब जयप्रकाश नारायण ने, तो उसके बाद धीरे धीरे एक विरोधी स्पेस जो है, ऑपोजिशन स्पेस तैयार होना शुरू हुआ। उस विरोधी स्पेस में भारतीय जनसंघ भी आगे बढ़ा, संघ के कार्यकर्ता, हम संघ के आंदोलन भी आगे बढ़े, सोशलिस्ट भी आगे बढ़े, वामपंथी भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। तो कांग्रेस का जमाना था, तो बंगाल में भी कांग्रेस का जमाना था। 77 में 70 के 1970 के आसपास पूरे भारत में परिवर्तन होने शुरू हो गए। कांग्रेस का जमाना चला गया, क्योंकि नेहरू जी का देहांत हो गया 64 में। उस 64 के बाद से कांग्रेस में थोड़ी कमजोर होने लग गई, उनके आपस में झगड़े होने शुरू हो गए। मुरारजी देसाई अलग हो गए, जगजीवन राम अलग हो गई, इंदिरा गांधी ने अलग कांग्रेस बना ली, कांग्रेस आई। तो ये सब हुआ, उसका बंगाल पर भी असर हुआ। अब वो जब परिवर्तन का समय, जब 70 के दशक में, 1970s में, जब पूरे भारत में जब कांग्रेस विरोधी राजनीति की एक जगह तैयार हो रही थी, तब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि पश्चिम भारत में, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम भारत में दक्षिणपंथी राजनीति ने कांग्रेस की जगह दी। वहां हम लोगों ने देखा शिवसेना का उदय हुआ मुंबई में। जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, वामपंथी कमजोर होते गए, वहां शिवसेना आगे बढ़ी। गुजरात में भारतीय जनसंघ की सरकार 60s में 70s में जनसंघ की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में जनसंघ की सरकार बन गई। राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बन गई। पश्चिम भारत में दक्षिणपंथी राजनीति की, जिसको राइट विंग हिंदुत्व हम कहते हैं, हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस को हटाने के बाद हिंदुत्व का स्पेस मजबूत होता गया वेस्टर्न इंडिया में।
पश्चिम में। दक्षिण भारत में द्रविड़ की पार्टी आगे आई कांग्रेस को हटा के। ईस्टर्न इंडिया में, पूर्व भारत में यूपी का ईस्टर्न गोरखपुर बलिया इलाके से शुरू करते हुए पूरा जो भूमिहार अंचल, जो ये भोजपुर अंचल है, फिर बिहार, झारखंड, बंगाल, यहां पर वामपंथियों का एक चंद्रनारायण मिश्र से शुरू करके जितने भी सोशलिस्ट हुए, बिहार में बड़े बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए, वामपंथी लीडर हुए झारखंड में, बंगाल में तब सीपीएम एकदम आगे बढ़ने लगा। तो पूर्वी भारत में हमने देखा कि कांग्रेस विरोधी जो मोर्चा था वो वामपंथियों ने संभाला, और पश्चिम भारत में कांग्रेस विरोधी मोर्चा जो था वो दक्षिण पंथियों ने संभाला। आज उसका हम लोग फल देख रहे हैं। पूर्वी भारत में अशिक्षा, कुपोषण, बेकारी, बेरोजगारी, सारा इंडस्ट्री खत्म हो जाना, समाज का टूट जाना, जिहादियों का आक्रमण होना, ये सब वामपंथ की जो जो बीमारियां हैं वो पूर्व भारत में होने लगी। पश्चिम भारत में इंडस्ट्रीज आने लगे, कारखाने होने लगे, हिंदुत्व जैसे शक्तिशाली हुआ, शिवसेना, बीजेपी, भारतीय जनसंघ जैसे शक्तिशाली हुए मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो ये तो सरल थोड़ा सा इतिहास की थोड़ी सी चर्चा करें तो पता चल जाएगा। बंगाली को ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, मतलब स्थिरता और सड़ जाना, दोनों अलग बातें हैं। दही, दूध अगर स्थिर हो जाए, दही बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दूध पड़ा रहे, स्थिर रहे और उसमें सड़न आ जाए, वो ऐसा बन जाए कि उससे ना वो दही बने, ना वो खीर बने, ना वो पनीर बने, ना कुछ ना बने। दूध का सड़ जाना अलग चीज है और उसका जम के दही बनना अलग चीज है। तो स्टेबिलिटी अलग है और स्टैग्नेशन अलग है। यहां पर स्टैग्नेशन हो गया है। वामपंथियों की मानसिकता जो थी, जिसने कहा कि होबे ना, चलबे ना, करते देवो ना, होबे ना, चलबे ना, हमेशा नहीं बोलने की राजनीति हुई। ना ना, चलबे ना, करबे ना, होबे ना, ना बोलते रहे। ये ना की राजनीति ने बंगाल को एक ऐसी मानसिकता तैयार करी कि जहां व्यक्ति परिवर्तन से डरता है, घबराता है। और आज जो परिस्थिति है, क्यों सरकारें लंबा खींचती हैं, क्यों विरोधी की कोई जगह नहीं रहती राजनीति की, वो इसलिए कि समाज को इतना दुर्बल कर दिया है कि समाज राजनीति में परिवर्तन लाता है। समाज ला सकता है राजनीति में परिवर्तन, राजनीति से समाज में परिवर्तन आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। वो लॉन्ग टर्म होता है। जैसे हम लोगों ने देख लिया, सोवियत रशिया में जो कम्युनिस्ट शासन जो था रशिया में, कम्युनिस्टों ने पावर ली, सरकार में पावर में आ गए, सरकार के माध्यम से वो बहुत कुछ बदलने लगे रशिया में, पूरा रशिया की शक्ल बदल दी। लेकिन घूम फिर कर रशिया वहीं पर आ गया जहां से शुरू किया था। वो सारे कम्युनिस्ट भी गए, पुतिन भी वैसा ही, वो इवान द टेरिबल वैसा ही वो महाराजा बन के बैठ गया वहां पर, सब डेमोक्रेसी उड़ गई हवा में। तो कम्युनिस्ट या सरकारी तरीके से अगर समाज में परिवर्तन लाया जाए तो वो मुश्किल है, वो नहीं होता है। समाज में परिवर्तन की उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, उसका अपनी गति प्रवाह, उससे चलता है वो। और समाज शक्तिशाली होगा तो वो राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है। यहाँ समाज हो गया दुर्बल। समाज में 10 में से 8 व्यक्ति अब राजनीति से इनकम करते हैं। राजनीति अब इनकम का सोर्स हो गया है। क्यों? क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है। जो युवा है, जो छात्र युवा समाज है, उसके लिए अगर नौकरी पेशा अगर खुला रहे, उसके पास बहुत सारे उसका ऑप्शन रहे, तो वो क्यों तोलाबाजी करने जाएगा, क्यों सिंडिकेट में नाम लिखाएगा, क्यों टीएमसी के लिए गुलामी करेगा, टीएमसी का किसी भी पार्टी की कोई क्यों गुलामी करेगा? अगर उसका परिवार शक्तिशाली हो, उसके पिताजी के पास सामर्थ्य हो, उसके परिवार में हो, उसके समाज में हो, उसके दोस्तों में हो, वो खुद शिक्षित हो, उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ऐसा समाज होगा जो अपने पैर पे खड़ा होगा, शक्तिशाली होगा, तब वो राजनीतिक परिवर्तन ला सकता है। राजनीतिक परिवर्तन बंगाल में इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसका एक तो अर्थनीति खराब हो गई, इकोनॉमिकली वीक हो गए हैं लोग। हम देखेंगे वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में क्यों बार बार सरकारें बदलती हैं, चेंज होता है। चेंज उस हिसाब से देखेंगे, बिहार में भी कम होता है, झारखंड में भी कम होता है, बंगाल में भी कम होता है, उड़ीसा में भी कम होता है। जिन जिन राज्यों में गरीबी है, जिन जिन राज्यों में व्यक्ति दुर्बल है, समाज दुर्बल है, वो परिवर्तन, राजनीति में परिवर्तन नहीं ला पाता है। वो डरता है, वो राजनीति के संतरास में रहता है। राजनीति उसको दबा के रखती है उस समाज को, इसलिए वो समाज परिवर्तन नहीं कर पाता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लोग, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग, वो उनको परवाह नहीं करते। वो उनको सरकार से लेना देना नहीं, वो खुद ही खाते पीते हैं, खुद ही अपनी इनकम करते हैं, खुद ही पैसा है। अब गुजरात में की सरकार चलती है, ठीक है, लेकिन वो लोग बदलते रहते हैं, अपना मुख्यमंत्री वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अब उन्होंने मोदी जी को भेज दिया प्रधानमंत्री बनने, उसके बाद वो लोग बदल के चला रहे। महाराष्ट्र में सरकारें बदलती हैं,
पंजाब में हरियाणा में सरकारें बदलती, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी, क्योंकि वहाँ का समाज शक्तिशाली है, वो परिवर्तन कर लेते हैं। जहाँ समाज दुर्बल हो जाता है वो राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर पाता है। पहले बंगाल के विभाजन का एक फैक्टर था, उसके बाद वामपंथियों ने संतरास किया, और अभी जो चल रहा है वो समाज की दुर्बलता से चल रहा है। और समाज के मायने में बता दूं आप लोगों को, समाज की दुर्बलता का मतलब है हिंदू समाज की दुर्बलता। यहाँ मुसलमान समाज दुर्बल नहीं है। आज बंगाल में 7 करोड़ वोटर हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ मुसलमान हैं, 5 करोड़ हिंदू वोटर हैं। आज भी मैं 30% ही मान के चल रहा हूँ, 30% ही पकड़ा है मैंने। अभी जनगणना होगी तो पता चलेगा कितने पानी में है बंगाल, अभी पता चलेगा उसको। लाल बत्ती जलेगा तो बड़ा बड़ा रेड अलर्ट चलना चालू हो जाएगा। अभी तो सावधान हो जाए हम लोग। अगर 30% भी लेकर चले तो 7 करोड़ में 2 करोड़ मुसलमान वोटर हैं, 5 करोड़ हिंदू वोटर हैं। 2 करोड़ मुसलमान वोटर 5 करोड़ हिंदू वोटर को नाक में रस्सी बांध के घुमा रहा। वो मुसलमान समाज कमजोर नहीं है, वो राजनीति के क्षेत्र में भी वो शक्तिशाली है, और आज उसके पास पैसा भी हिंदुओं से ज्यादा है। हम लोग को समझ लेना होगा। वो सारा जितना भी हाथ का काम है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, कल मिस्त्री, राज मिस्त्री, फोन रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर, दुनिया जहान का सब काम मुसलमान करते हैं। आप कोई किसी काम के लिए किसी को बुलाइए, 4 लोग आ गए तो उसमें 3 लोग मुसलमान होंगे, एक आदमी हिंदू होगा। उसके बाद सारा व्यवसाय वाणिज्य जितना भी है, आपके जितना भी फल का बिजनेस है, जितना भी, अभी तो चावल का आरंभ भी उनके हाथ में है, मछली का बिजनेस से वो लोग घुस रहे हैं, और बाकी गारमेंट सब छोड़ दीजिए। कच्चा बनियान से शुरू करके जीन्स वीन्स सब मुसलमान बनाते हैं। पूरा गारमेंट्स का बिजनेस उनके हाथ में है, सब बिजनेस वो लोग करते हैं, और उसके ऊपर सरकारी सारी मदद वो लोग लेते हैं, और मिल भी जाती है उनको। ओबीसी ए और ये वो, इधर से उधर से माइनॉरिटी कमीशन का वजीफा का स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप, इधर वक्फ का स्कॉलरशिप, इधर ये उधर वो, और अरब से तो पैसा आता ही आता है उनके पास, पेट्रोल का पैसा, ज़कात का पैसा आता है, हर मस्जिद मदरसा तो उनको पैसा दिया जाता है। मुसलमान इलेक्शन में वोट देता है सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए, हिंदू इलेक्शन में वोट देता है, देखता है कि कौन जीत रहा है, जीतने वाले को वोट देता है, और मुसलमान जिताने के लिए वोट देता है। इसीलिए 2 करोड़ मुसलमान 5 करोड़ हिंदुओं को गुलाम बना के घुमा रहा है इस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। मुसलमान किसी को जिताने या हराने के लिए वोट देता है, उसे पता है मैं अकेला वोट नहीं दे रहा हूं, मेरे साथ और 2 करोड़ वोट दे रहे हैं। या हिंदू को पता नहीं होता कि मैं वोट दे तो पता नहीं मेरा भाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है वहीं पर वोट, मेरी वाइफ दे रही है कि तो मुझे उसको, हिंदू को पता नहीं उसकी वाइफ कहां वोट दे रही है। मुसलमानों को पता है मैंने यहां बटन दबाया तो बाकी और 2 करोड़ भी वही बटन दबा रहे हैं। उसको अपने वोट की ताकत का मालूम है, अंदाजा है उसको। पॉलिटिकल हिंदू जो एक कॉन्सेप्ट है जो वीर सावरकर ने बताया है, वो यही कॉन्सेप्ट। हमें जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में जाए, जैसे मुझे कितना ज्ञान है, कुछ नहीं है, मुझे वेदों का कितना ज्ञान, गीता का कितना ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। रामचरितमानस, रामायण, महाभारत जो हमने सुना है उतना ही है, जितना हमें मालूम है उतना ही मालूम है। उसकी आवश्यकता नहीं है एकादशी करना, ये को जो कर रहे बहुत अच्छी बात कर, वो एक दीप को जला के रख रहे। लेकिन जैसे वो जरूरी है, ये भी जरूरी है कि हम मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, हम उपवास करें चाहे ना करें, नवरात्रि करें चाहे ना करें, लेकिन जब बटन दबाने जाए तो अपने को हिंदू समझे, अपने को हिंदू माने, और हिंदू वोटर, हिंदू इलेक्टोरेट बन के वोट डाले। कितने हिंदू है जो बटन दबाते समय जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय श्री राम बोल के बटन दबाते हैं? कितने हिंदू है बताइए? हिंदू जिस दिन बटन दबाते समय, इलेक्शन के समय, अपने ठाकुर को, अपने देवता को, अपने इष्ट देवता को, शिव को, और काली को, दुर्गा को, राम को याद करके बटन दबाएगा, उस दिन हिंदू का समाज शक्तिशाली हो जाएगा। और ये एक तरफा जो राजनीति यहां होता है बंगाल का, वो भी खत्म हो जाएगा। दबाव नहीं डाल पाएंगे नेता मंत्री इतना ज्यादा। अगर समाज शक्तिशाली हो और उसे कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जय श्री राम बोल के बटन दबाया तो मेरे साथ और 5 करोड़ दबा रहे हैं जय श्री राम का बटन, ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये इसको होता है पॉलिटिकल हिंदुत्व। हमारे एक मामा जी थे, वो मालदा मुर्शिदाबाद से रिटायर किए, मालदा में ग्रामीण बैंक में थे। मालदा में बताइए, मालदा में सारी जिंदगी काम किया, ग्रामीण बैंक में, गाँव में। वहां पर सरकारी स्कीम आते हैं, सब बैंक में आते हैं। उस जमाने में पहले चलता IRDP चलता था, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब नाम बदलते बदलते बहुत तरह का नाम बदला है, ये क्या कहते हैं, उसी का एक बदल के रूप मनरेगा बना है ये वो। तो तब चलता था IRDP। तो IRDP में बैंक के मैनेजर्स को, बैंकों को उनको टारगेट दिया जाता था कि आप इतने बकरियां गरीबों में बकरियां बांटेंगे, जैसे गरीब लोग बकरी पालन करके कुछ उपार्जन कर सके, जो गरीब किसान है गांव में, गरीब लोग, इतने आप पोल्ट्री लगवाएंगे कि मुर्गी का पालन करके गरीब लोग उसको कर सके। तो ये टारगेट होता था। अब गवर्नमेंट टारगेट है, तो हमारे मामा जी बैंक मैनेजर हैं ग्रामीण बैंक के,
अब वो पकड़ के लाते थे गांव में, गांव वालों को पूछते थे पंचायत प्रधान को, अरे भाई तुम्हारे गांव में कितने गरीब लोग हैं, बड़ा टारगेट है, इतनी मुझे बकरियां देनी है, बकरियां मैं बैग में रखूँ, ये बकरियों का मैं करूँ क्या। सरकार ने बकरियां पकड़ा दी, नाबार्ड होता था, ये होता था, वो था, सरकारी डिपार्टमेंट होते थे, वो अपने पैसे से बकरियां खरीदते थे। पहले ज़माने में तो थोड़ा और दूसरा सिस्टम था, वो बकरियां खरीद के बैंक में रख के चले गए। अब बैंक में 50 बकरियां हैं, अब मैं जब बोली बकरी को मैं क्या खिलाऊँ, कहाँ से खिलाऊँ, अरे फटाफट गरीब लोगों को लाओ और बकरियों को लेकर जाओ। तो उस तरह का सिस्टम था, सोशलिस्ट सिस्टम में। सब इसके भी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं मतलब, लेकिन वो सिस्टम ऐसा था उस टाइम। तो IRDP में ऐसे बहुत सारी बकरियाँ आई, बहुत सारे चूजे आए, मुर्गी आई, ये आया वो आया, तो ये सब गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया, कैश देना है, लोन देना है, सब लोन वोन दिया गरीब लोगों को, किसानों को, सब कुछ दिया। थोड़ी देर के बाद वो बकरी तो जब दी, 1 महीना रखा, उसको काट के वो सब खा गए। बोला आप बकरी खा गए, इसको तो पाल के बड़ा करना था, इसका दूध बेचना था, इसमें से और 4 बकरियां बनानी थी, गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था। बोले दूर मशाई की प्रोजेक्ट कोथाय, खासी तो बाद में खासी घूरची हमारे किटे खेत रहे बोले ये बार अब ये पैसा कैसे वापस आ गया, तो सरकारी पैसा है, अब क्या करें। तो क्या क्या उनका एक्सपीरियंस क्या रहा कि जब ऐसे हिंदू डिफॉल्टर होते थे, गरीब हिंदू डिफॉल्टर हुआ, गरीब किसान डिफॉल्टर हो गया, तो उसका बड़ा भाई, चचेरा फुफेरा भाई एक बार हेल्प करता था, 2 बार हेल्प करता था, फिर बोलते रहा, আমি যাই না ভাই, আমার ভাই কি করেছে আপনি দিয়েছেন টাকা, আপনি বুঝে নিন, আমার আর পারবো ना। समाज का हेल्प उस गरीब हिंदू को नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरे मामा ने बताया कि जितने भी मुसलमान लेते थे लोन, वो दारू में ख़त्म कर दे, जुआ खेल के ख़राब कर दे, बकरी काट के खा जाए, कुछ भी करे, उनका जो समाज का जो उनका मोरल होता था, जो मुसलमान का जो हेडमैन होता था, वो सारे गरीब मुसलमानों का रिस्पॉन्स लेता है। वो आज भी उनकी वो उसकी जवाबदेही है। क्यों? उसको मस्जिद में पूछते हैं, मस्जिद में सारे एक साथ पहुंच जाते हैं, वहाँ वो उसको वो मौलवी पूछता है, वो मौलवी को बोलता है আমার এতগুলো টাকাই ও জকাতের টাকা দেও না, বড় লোকটা জকাতের টাকা দেয় না, আমার টাকা মিটিয়ে দিতে বলো ওকে ব্যাংকে। तो जो अमीर आदमी जो है मुसलमानों का, वो गरीब लोगों का लोन मिटाता है बैंक में जाके। मेरे मामा जी का एक्सपिरियंस है, बोले मुसलमानদের টাকা ডিফল্ট হয় না, খুব কম ডিফল্ট হয়, ওদের 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 সমাজে যে মোরল আছে সে এসে টাকা ফাঁকা দিয়ে যায়, কারণ ওদের সিস্টেম আছে, জাকাতের সিস্টেম আছে, সব সমাধান সিস্টেম। बोले मुसलमानদের মধ্যে আমি ডিফল্টারই খুঁজে পাই না, আর জানি সবগুলো টাকা মেরে দিয়েছে। मामा जी को पता है कि सबने पैसा मार दिया है, लेकिन वो डिफॉल्टर ही नहीं होते, कोई ना कोई पैसा जमा कर जाता है, उनका आपस में हिसाब रखते हैं उस चीज़ का वो। लेकिन हिंदू डिफॉल्टर एक बार बसता है, 2 बार बसता है, तीसरी बार चौथी बार जाके हिंदू डिफॉल्टर। जितने भी ग्रामीण बैंक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप लोग ग्रामीण बैंक में जाइए और देखिए, अभी तो मुद्रा लोन का भी जो सिस्टम चल रहा है, आप देखिए कितने हिंदू डिफॉल्टर होते हैं और कितने मुस्लिम डिफॉल्टर होते हैं। ये है समाज की शक्ति का एक सूचक है, ये एक क्राइटेरियन है। उनका समाज शक्तिशाली है, हमें मानना पड़ेगा। ज्योति बसु का फैमिली और ये वो फलाना ठिकाना, ईस्ट पाकिस्तान में सारे जितने भी बंगाल आए हैं लोग, जो ईस्ट बंगाल, जो फुटबॉल, जो ईस्ट बंगाल के सपोर्टर, ये सारे ईस्ट बंगाल के रिफूजी है, सारे बंगाल। इन सबकी जमींदारियाँ थी बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी, किसी का 20 बीघा, किसी का 30 बीघा, किसी का 50 बीघा, 100 बीघा जमीन सब छोड़ छोड़ के आए, यहाँ के कॉमरेड बने। तो कुछ नहीं धरा रहेगा अगर हम लोग हिंदू की मदद नहीं करेगा और हिंदू पॉलिटिकली हिंदू नहीं बनेगा। पॉलिटिकल हिंदू बनना है। आप जब इलेक्शन में जाएं, आप जब वोट करें, तो आप अपने आप को हिंदू मानकर वोट करें, फिर देखिए पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगी।